हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर आपका 689 पोस्ट में एग्ज़ाम है या बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आ रही है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध का जनक किसे माना जाता है? फटाफट बताइएगा। 4 ऑप्शन है। देखिए, अगर आप ऑप्शन डी शिवाजी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गुरिल्ला युद्ध का जनक शिवाजी को माना जाता है, छत्रपति महाराज शिवाजी। तो गुरिल्ला युद्ध के जनक कौन है? शिवाजी हैं। तो एक का ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देख लीजिए। बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? फटाफट बताइएगा 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब कि बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी डेन्यूब नदी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही जवाब डेन्यूब नदी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? फटाफट बताइएगा कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। 1950 ईस्वी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। 13 का ऑप्शन है 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? फटाफट बताइएगा। और देखिए, अभी का जो मौसम है, ठंडा का जो मौसम होता है वो पढ़ने वाला मौसम होता है। ना ही आपको गर्मी लगेगा और ना ही बिजली लाइट की आपको दिक्कत होगी। बहुत अच्छा मौसम है पढ़ने वाला। 4 नंबर का सही जवाब आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन सी मंगल ग्रह। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को। क्वेश्चन पूछता है कि किस ग्रह का वलय सबसे अधिक है? किस ग्रह का वलय जो है सबसे अधिक है? तो देखिए, ऐसा किस ग्रह का होता है? तो ऐसा ग्रह जो है शनि होता है। शनि होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि किस ग्रह का वलय सबसे ज़्यादा होता है तो शनि का होता है। और वही पूछे सबसे गर्म ग्रह या सबसे चमकीला ग्रह, शाम का तारा या भोर का तारा, तो आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा। तो अगर लाल ग्रह पूछे तो ऑप्शन सी मंगल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि युगांडा की राजधानी कहाँ है? युगांडा की राजधानी कहाँ है? फटाफट बताइए। 5 नंबर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो 5 का ऑप्शन है कंपाला हो जाएगा। कंपाला जो है युगांडा की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो देखिए, गोबी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? थार है। तो ये देखिए, गोबी मरुस्थल की अगर हम लोग बात करें तो ये एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। और गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो ये आपका मंगोलिया में है। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो 6 का ऑप्शन सी मंगोलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोल क्रांति का संबंध किससे है? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। हर बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा क्रांति से संबंधित, चाहे श्वेत क्रांति हो या नीला क्रांति हो या हरित क्रांति हो। क्वेश्चन एक ना एक रहेगा ही, तो याद रखिएगा। अगर गोल क्रांति का संबंध पूछे तो गोल क्रांति का संबंध क्या हो जाएगा? तो गोल क्या रहता है? आलू रहता है। तो आलू जो है गोल क्रांति का संबंध है। तो आलू याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे गोल क्रांति का संबंध तो आलू से है। नेक्स्ट प्रश्न अगर पूछे कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो 8 का सही जवाब बताइएगा कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिए, नीली क्रांति का जो संबंध है वह मछली उत्पादन से है। मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ तक कि बिहार सचिवालय सहायक में भी पूछा गया था कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। तो एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन जो है वो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला यानी सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी कहाँ अवस्थित है?
तो सबसे पुराना जो रिफाइनरी है वो डिगबोई है। डिगबोई जो है वो सबसे पुराना रिफाइनरी है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना होगा कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो 10 का ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो 10 का ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर देख लीजिए कि काले वन कहाँ पाए जाते हैं। आपको बताना है कि काले वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपका जर्मनी में पाया जाता है। काले जो वन होते हैं वो जर्मनी में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को सही सही जवाब बताना है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो 12 का ऑप्शन सी 7 हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। तो 12 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर देखिए कि अंबेडकर का समाधि स्थल क्या कहलाता है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, किसान घाट जो है वो चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल है। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कहाँ है, किसान घाट है। और हर साल किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और वही अंबेडकर जी का समाधि स्थल की बात करें तो ये चित्रा भूमि है। चित्रा भूमि अंबेडकर का समाधि स्थल है। तो 13 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 14 नंबर कि आर्थिक नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। फटाफट बताइएगा, जितने भी दोस्त हैं हमारे वो सभी लोग इस प्रश्न का सही सही जवाब बताएंगे कि आर्थिक नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए पहले भी बता दिए हैं कि सूची 3 है, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो सबसे पहले तो ये ऑप्शन डी आपका होगा नहीं, क्योंकि ये सूची है ही नहीं। तो आर्थिक नियोजन विषय जो है वो आपका समवर्ती सूची का विषय है। तो 14 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आर्थिक नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था इस बार 76 पोस्ट में सोनालिका के बारे में पूछा था कि सोनालिका क्या है। और हो सकता है उसके रोग से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे कि धान का जो खैरा रोग होता है वह किसकी कमी से होता है। धान में खैरा प्रकार का रोग हो जाता है, वह किसकी कमी से होता है। तो 15 का ऑप्शन है जिंक की कमी से। धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसे कहा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। 24 अक्टूबर को हर साल हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। और इसकी कुंजी जो है वह सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को कुंजी कहा जाता है। यूएनओ की कुंजी जो है सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। तो 16 का ऑप्शन है सुरक्षा परिषद आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 1 दिसंबर को एड्स दिवस और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर देखिए कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है। तो ये जो है आपका यूरेनियम है। यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो यूरेनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सर्वाधिक बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि सर्वाधिक बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है। टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस वह कौन सा राज्य है जिसे टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। दोनों का आंसर एक ही होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वनों के क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। और यहाँ बाघ जो है सुरक्षित क्षेत्र, मध्य प्रदेश का जो वनों का क्षेत्र है वहाँ बाघ का सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है।
और टाइगर रिजर्व पूछा जाता है कि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपका मध्य प्रदेश में ही है। तो ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा, एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय होता है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय का आकलन क्या कौन करता है? तो देखिए राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो CSO करता है। ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार दरोगा का जो PT एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। लगभग 1 साल पहले बिहार दरोगा का PT का एग्ज़ाम हुआ था और इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो ये CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि विटामिन C की कमी से कौन सी रोग होती है? तो आप सभी जानते हैं विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है, सभी लोग जानते हैं। और विटामिन B की कमी से बेरी होता है और विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है। और मधुमेह किसकी कमी से के कारण होता है, तो इंसुलिन की, शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक बीमारी होती है। तो देखिए यहाँ से सभी क्वेश्चन आपके डाउट जो हैं क्लियर हो गए होंगे। अगर देखिए 22 नंबर की वाटरलू युद्ध किस वर्ष हुआ था, फटाफट बताइएगा कि वाटरलू युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो 22 का ऑप्शन है 1815 ईस्वी हो जाएगा। वाटरलू युद्ध जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। और देखिए हम इतना ठंडा में आपको पढ़ा रहे हैं तो आप भी ठंडा में कंजूसी काहे कर रहे हैं, आप भी वीडियो को लाइक कीजिए ना, आप भी वीडियो को लाइक कीजिए। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि समय से उनको क्लास मिल सके। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनवी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनवी था। तो 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, महमूद गजनवी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो देखिए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है वह आपका अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि इंडिका की रचना किसने की, क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिका की रचना किसने की। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ कुछ ध्यान में देना होगा, ध्यान देने योग्य बात है। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य है और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की, तो ये तो आपका होगा नहीं। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक पुस्तक लिया। पंचतंत्र नामक जो पुस्तक है वह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब 50-50 A होगा कि D होगा, फटाफट सही जवाब बताइए। इंडिका की रचना किसने की? तो देखिए इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की। मेगास्थनीज जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और मेगास्थनीज ने ही इंडिका की रचना की। तो 25 का ऑप्शन D सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली? तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कंफ्यूज आप लोग रहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली। तो आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, अगर क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में कौन से धर्म को अपना लिया, तो जैन धर्म को अपना लिया। इन्होंने लास्ट में जाकर जैन धर्म को अपना लिया और अशोक जो था वह कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो देखिए दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अशोक के बारे में पूछे तो उसने बौद्ध धर्म अपनाया और वही चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछे तो वह जैन धर्म अपनाया। तो ये सब बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? 27 का सही जवाब बताइए। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय तो ये गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है गोरखपुर में है। वर्साय की संधि किस वर्ष हुई थी? कतई जहर प्रश्न है। वर्साय की संधि, तो देखिए वर्साय की जो संधि है वह 1919 में हुई थी। 1919 में ही वर्साय की संधि हुई और 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उस समय जो गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड जेम्स फोर्ड रहता है और इसके जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर कि भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वत कौन सी है। भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वत कौन सी है, तो फटाफट बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब अरावली पर्वत हो जाएगा। अरावली पर्वत जो है वो भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वतमाला है, तो अरावली पर्वतमाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भारतीय रेलवे नेटवर्क कितने जोन में बांटा है। अगर 30 नंबर क्वेश्चन का पूछ रहा है कि भारतीय रेलवे कितने जोन में बांटा है, तो आप क्या बताइएगा, तो आप 17 जोन में भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है बटा हुआ है। तो 30 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, 18 नहीं होगा, कंफ्यूज मत होइए, 17 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि काव्य मीमांस के लेखक कौन है। काव्य मीमांस के लेखक कौन है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि काव्य मीमांस के लेखक कौन है। देखिए अगर आप ऑप्शन सी राजशेखर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। काव्य मीमांस के लेखक जो हैं राजशेखर हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, फटाफट सही जवाब बताइएगा। जो इस प्रश्न को याद करेगा वह 1 नंबर पाएगा। तो 32 का ऑप्शन भी लिवेन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो 33 का ऑप्शन डी 1917 में हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति 1917 में होता है और 1917 में ही महात्मा गांधी चंपारण में अपना सफल सत्याग्रह करते हैं तीनकठिया प्रणाली के विरुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पोजिट्रॉन की खोज अगर पूछा जाए तो इसे एंडरसन ने किया था। पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो 34 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड सबसे अधिक किसमें पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह एस्कॉर्बिक एसिड है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी किसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन सी आंवला में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, विटामिन सी जिसमें पाया जाता होगा, तो एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है और आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का ही रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। हिजरी संवत का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, हिजरी संवत का प्रारंभ जो है किस वर्ष हुआ, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी 622 ईसा पूर्व। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ बताइए, कनिष्क ने शुरू किया था शक संवत, फटाफट बताइएगा कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। तो वेल्डिंग में जो होता है आपका एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, एसिटिलीन गैस। प्रथम धर्म युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो देखिए धर्म युद्ध प्रथम जो था वह आपका 1095 से 99 के बीच में हुआ था। प्रथम धर्म युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो 1095 से 99। मिथुन राशि का प्रतीक चिन्ह क्या है, फटाफट बताइए कि मिथुन राशि का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो देखिए स्त्री और पुरुष, मिथुन राशि जो होता है उसका स्त्री और पुरुष प्रतीक चिन्ह है। बैटरी का धन ध्रुव होता है, आप बताइए। एनोड कैथोड तो आप सभी लोग पढ़े होंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 40 का सी होगा नहीं तो बी होगा, 40 का सी होगा नहीं तो बी होगा। तो अब देखिए बैटरी का धन यानी पॉजिटिव जो होता है प्लस वाला उसे एनोड कहते हैं और माइनस वाला को कैथोड कहते हैं। तो बैटरी का धन ध्रुव होता है, एनोड होता है। टाइटैनिक जहाज कब डूबा था, तो टाइटैनिक आप लोग मूवी शायद देखे होंगे। तो टाइटैनिक जहाज कब डूबा था, तो आपको याद होगा कि यह कब की घटना है, तो 1912 की घटना है। टाइटैनिक जो है वह 1912 की घटना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, याद रखिएगा 1 नंबर क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप पहले से इस प्रश्न को याद किए होंगे। क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का जो वायसराय था और लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड लिनलिथगो सही जवाब हो जाएगा। और लॉर्ड जेम्स फोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उस समय यह भारत का वायसराय होता है।
आगे देखिए RDX का अन्य नाम क्या था, तो RDX का अन्य नाम क्या होता है, तो RDX का जो अन्य नाम था वह साइक्लोनाइट था। RDX का अन्य नाम साइक्लोलाइट था। और आज का लास्ट प्रश्न 44 नंबर है, सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है कि नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी। फटाफट बताइएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी। होमवर्क का क्वेश्चन है। और देखिए 44 क्वेश्चन में से अगर 40 क्वेश्चन अगर आपका सही हुआ, अगर 40 क्वेश्चन भी अगर आपका सही है तो आप बिल्कुल अच्छे परफॉर्म में हैं और आपको ऐसे ही परफॉर्म करते रहना है। और जिनका भी 40 से कम सही हुआ है उन सभी को और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है और अधिक पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा।